Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is रजनी. Dear students, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BA थर्ड सेम से पोइम नंबर 8 की समरी को, जिसका नाम है When You Are Old, रिटन बाय W.V. Yeats. तो देखिए, इससे पहले हम इस पोइम को स्टार्ट करें, इसकी समरी को पढ़ें, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी पोइट की पोएम को या फिर किसी भी राइटर के चैप्टर को, नोवेल को हम पढ़ते हैं तो हमें उस राइटर की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएट होती है, तो वो जुड़ी होती है उसके पोइट के साथ, उसके राइटर के साथ. तो ठीक उसी तरह से जो W.V. Yeats है, जब इन्होंने ये पोएम लिखी व्हेन यू आर ओल्ड, तो ये भी उसकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई थी. तो इसलिए हमें इस पोइट के बारे में पता होना चाहिए. तो देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस पोइम से आएगा तो आप डायरेक्ट उसकी समरी को यहाँ पर राइट कर सकते हैं. तो देखिए, जो ये W.V. Yeats है, जो इस पोइम की राइटर है, पोइट है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. जो ये W.V. Yeats है, W.V. Yeats है जो, इनके बारे में देखते हैं. W.V. Yeats का जन्म हुआ था आयरलैंड में. तो देखिए, आयरलैंड में ही जब नेशनल मूवमेंट चला था, तो हुआ क्या, इस आंदोलन के दौरान जब W.V. Yeats थे, उन्होंने आयरलैंड में आंदोलन में भाग लिया. तो इस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से, जिसका नाम था मॉड गॉन. ये मॉड गॉन इतनी सुंदर थी कि W.V. Yeats इसको देखते ही इस पर मोहित हो गए, यानी कि उसे इससे प्यार हो गया. अब क्या हुआ, मॉड गॉन थी जो, उसने W.V. Yeats में पता नहीं क्या कमी पाई कि उसने W.V. Yeats के प्यार को रिजेक्ट कर दिया. अब हुआ क्या, W.V. Yeats 4 बार इसके पास गए अपना मैरिज प्रपोजल लेकर, अपने प्यार को लेकर, पर मॉड गॉन ने हर बार 4 की 4 बार इसके प्यार को ठुकरा दिया. तो देखिए, जो ये पोइम लिखी गई व्हेन यू आर ओल्ड, तो ये मॉड गॉन को ही समर्पित की है, उसी के लिए W.V. Yeats ने ये पोइम लिखी है. व्हेन यू आर ओल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल लिरिकल पोइम विच इज़ रिटन बाय W.V. Yeats. तो देखिए, व्हेन यू आर ओल्ड ये बहुत ही सुंदर कविता है जो कि लिरिक में लिखी गई है. तो देखिए, लिरिक क्या होता है, लिरिक होता है लय. अब लय क्या होती है, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने होंगे, सॉन्ग में क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन है उसकी जो सेकंड लाइन से वो क्या करती है, उसकी ट्यूनिंग मैच करती है, तो वो एक लय होती है. तो ठीक उसी तरह से जो ये पोइम लिखी गई है, इस पोइम में भी लयात्मकता है. तो इस पोइम के अंदर भी लय है, देखने को मिलती है हमें लय, यानी कि ये पोइम भी एक लयात्मक तरीके से लिखी गई है, लिरिक में लिखी गई है. दिस पोइम इज बेस्ड ऑन पायरी डी रोनसार्ड्स ऑफ हिज लेडीज ओल्ड एज. तो देखिए, एक राइटर थे जिनका नाम था पायरे डी रोनसार्ड. तो इन्होंने अपनी एक पोइम लिखी थी जिसका नाम था ऑफ हिज लेडीज ओल्ड एज. तो इसी पोइम से इंस्पायर होकर W.V. Yeats ने अपनी पोइम लिखी, यानी कि ठीक इसके ही तरीके से इन्होंने अपनी पोइम लिखी, जो किसको समर्पित की, इन्होंने अपनी प्रेमिका को, जिसका नाम था मॉड गॉन. द मेन थीम्स ऑफ द पोइम आर लव, लॉस एंड रिग्रेट. तो देखिए, इस जो मेन थीम है वो क्या है, वो है लव, यानी प्यार, कि कैसे ईट्स को प्यार हुआ था, लॉस, और कैसे उसने इस प्यार को खो दिया था, एंड रिग्रेट, और कैसे वो पछतावा करता है कि उसे उसका प्यार नहीं मिला. या फिर इसी थीम को आप कुछ अलग तरीके से मॉड गॉन के नज़रिए से ले सकते हो. जब मॉड गॉन बूढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा, उसे लव का एहसास होगा. जो किसका लव था, वो था ईट्स का, उसके लिए. तो जब मॉड गॉन बूढ़ी हो जाएगी तो उसे ईट्स के प्यार का एहसास होगा कि कितना प्यार ईट्स उससे किया करता था. लॉस, और जब क्या होगा, उसे उसके प्यार का एहसास होगा तो वो जान पाएगी कि कैसे उसने एक ऐसे इंसान के प्यार को लॉस कर दिया, खो दिया, जो उससे सच्चा प्यार करता था. और उसे इस खोई हुई प्यार पर पछतावा होगा कि कैसे उसने एक सच्चे इंसान के प्यार को अपने जवानी के दिनों में खो दिया था, और अब वो बूढ़ी हो चुकी है. द पोइट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द स्पिरिचुअल लव रादर देन
फिजिकल रिलेशनशिप। तो देखिए इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है, वो देता है ऐसे प्यार को जो कि स्पिरिचुअल हो रादर देन फिजिकल रिलेशनशिप। यानी कि पोइट ने हमेशा ही मोडगोन से अपनी प्रेमिका से ऐसा प्यार किया जो कि स्पिरिचुअल था। स्पिरिचुअल होता है जो आत्मा से किया जाता है, ना कि किसी की बॉडी से। यानी कि जो ईड्स था उसका प्यार कैसा था, वो बिल्कुल सच्चा था। जो उसने किससे किया था, जो उसने मोडगोन से किया था। उसने हमेशा ही उसकी आत्मा से प्यार किया था, ना कि उसकी बॉडी से। यानी कि उसने किसी भी प्रकार का फिजिकल रिलेशन उसके साथ नहीं रखा था। टाइम प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोइम। इस पोइम के अंदर टाइम भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। तो टाइम कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। द पोइट इन द ओपनिंग लाइन्स। जब पोइट ओपनिंग लाइन्स में, यानी कि जब कविता शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो उन लाइन्स में टॉक्स अबाउट ए वुमेन, वो बात करता है किसकी, एक औरत की। हु इज रेफर्ड टू एज ओल्ड एंड ग्रे, जिसे कैसा बताया है पोइट ने, उसे बताया है ओल्ड। यानी कि जो औरत है यहाँ पर वो बूढ़ी हो चुकी है, एंड ग्रे, और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। एंड फुल ऑफ स्लीप, और वो पूरी तरह से नींद में है। यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी है और नींद की अवस्था में है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, जो ये वुमेन है जिसकी बात यहाँ पर पोइट कर रहा है वो और कोई औरत नहीं है, बल्कि कौन है वो मोडगोन ही है, जो पोइट की प्रेमिका थी। उसके बारे में यहाँ पर पोइट बात कर रहा है कि एक औरत है जो बूढ़ी हो चुकी है और उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और अब वो नींद की स्थिति में है। दिस लाइन शोज दैट द वुमेन इज कंटेंटेड। कंटेंटेड होता है जो शिथिल हो चुका होता है, यानी कि एक ही जगह पर जम चुका होता है। एंड लेजी, और वो आलसी हो चुकी है इन हर ओल्ड एज। आपको पता है कि बुढ़ापा ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं करना चाहता, वो खुद से ही उब जाता है। तो ठीक उसी तरह से मोडगोन भी बूढ़ी हो चुकी है और वो लेजी हो चुकी है, यानी आलसी हो चुकी है। वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाने में भी आलस महसूस करती है। नाउ शी इज लिविंग हर डेज डोजिंग एंड रिमेंबरिंग हर प्रीवियस ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर जो मोडगोन है वो यहाँ पर अपने डेज, अपने दिन कैसे बिता रही है, तो वो डोजिंग करते हुए, डोजिंग होता है उबासियाँ लेना, एंड रिमेंबरिंग हर प्रीवियस ईयर्स, और वो अपने प्रीवियस ईयर्स को याद कर रही है कि कैसे वो जवान हुआ करती थी, तो कैसी दिखा करती थी। तो ये सब बातें वो याद कर रही है और उबासियाँ ले रही है अपने बुढ़ापे की अवस्था में। एज द पोइम प्रोग्रेसेज, जैसे जैसे पोइम प्रोग्रेस करती है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द नरेटर लव्ड द वुमेन। तो जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, तो नरेटर है जो यहाँ पर वर्णन करता है, यानी कि जो पोइट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ द नरेटर लव्ड द वुमेन, कि कैसे वो इस औरत से, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है और अपने जवानी के दिनों को याद कर रही है, कि कैसे वो इस औरत से प्यार किया करता था। ग्लैड ग्रेस, और ये औरत उस वक्त कैसी थी, ग्लैड ग्रेस। ग्लैड होता है खुश, जो हमेशा खुश रहा करती थी। ये वही औरत है जो बुढ़ापे में परेशान है, ये हमेशा खुश रहा करती थी और इसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। हाउ ही लव्ड द सोरोज ऑफ हर चेंजिंग फेस, और जो ये नरेटर है, जो पोइट है, वो इसकी खुशी भरे चेहरे से, जिसमें एक ग्रेस थी, उससे भी प्यार किया करता था। और साथ ही साथ वो किससे प्यार किया करता था, सोरोज ऑफ हर चेंजिंग फेस, जो उसके बदलते हुए चेहरे पर सोरोज थी, दुख थे। यानी कि जब वो अपने जवानी के दिनों से बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी, तो उसकी प्रेमिका के चेहरे पर क्या दिखाई देता था, एक गम दिखाई देता था, दुख दिखाई देता था। तो ये दुख कौन सा था, तो ये दुख था उसकी जवानी का जाते हुए देखते हुए जो दुख था। यानी कि जब वो
लेडी है जो, वो वुमेन है जो जब बूढ़ी हो रही थी तो उसे दुख था कि उसकी जवानी अब जा रही है, पर जो नरेटर है कवि है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो उसके खुशियों से और उसके दुखों से इक्वली लव करता था, यानी कि एक ही तरह से प्यार करता था। उसे उसके चेहरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे प्यार था तो उसकी आत्मा से था। द पोइट सेज दैट द वुमन वॉज लव्ड बाय मैनी। अब पोइट कहता है कि उस औरत को प्यार करने वाले बहुत से लोग थे, बट दिस ओल्ड वुमन इज लव्ड बाय ओनली मैन फॉर हु शी वॉज। पर जो एक व्यक्ति था जो उससे प्यार करता था, वो जैसी भी थी हर तरीके से उससे वो प्यार किया करता था। वो कौन था? वो सिर्फ एक ही आदमी था, जो कौन था? वो खुद था, यानी कि सिर्फ पोइट ही था जो उससे प्यार किया करता था, ना कि उसकी जवानी से जैसे कि और लोग किया करते थे उसकी सुंदरता को देखकर। पोइट को उसकी सुंदरता से कोई मतलब नहीं था। It believes that in her old age she would be able to find the hollowness of those who loved her beauty। अब पोइट कहता है कि जब मोडगोन बूढ़ी हो जाएगी और उसके जवानी के दिन चले जाएंगे तो शायद उसे विश्वास हो जाए, यानी कि पोइट को इस बात का विश्वास है कि जो मोडगोन है उसे एक दिन यकीन हो जाएगा, वो एबल टू फाइंड, यानी कि वो ये बात जानने के योग्य हो जाएगी है कि जो लोग जवानी के दिनों में, यानी कि उसकी जवानी के दिनों में, मोडगोन की जवानी के दिनों में उससे जो खोखलापन वाला प्यार किया करते थे, खोखला प्यार किया करते थे, वो सब उसके बुढ़ापे में उसे छोड़कर अब चले गए हैं, क्योंकि अब उसकी ब्यूटी नहीं रही। सिर्फ वही है जो उसे अब भी उतना ही प्यार करता है जैसे वो उसको उसके जवानी के दिनों में किया करता था। द पोइट हियर प्रोवाइड्स अ थीम ऑफ इमोर्टैलिटी। अब यहाँ पर पोइट एक और थीम हमारे पास लेकर आता है, हमारे सामने लेकर आता है। जो थीम है वो क्या है यहाँ पर? इमोर्टैलिटी का। इमोर्टैलिटी होती है अनश्वरता, यानी कि ऐसी चीज़ जो पैदा हुई है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ही सेज दैट टाइम इज इमोर्टल। यहाँ पर पोइट कहता है कि समय है जो वो क्या है? इमोर्टल है, यानी कि समय एक ऐसी चीज़ है जिसने जन्म लिया है पर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वेयर एज द फिजिकल ब्यूटी इज़ मोर्टल। जबकि फिजिकल ब्यूटी है जो इंसान की, यानी कि जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ ख़त्म हो जाएगी। ये मोर्टल क्या होता है? नश्वर, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो पोइट यहाँ पर हमारे लिए एक ऐसा थीम लेकर आता है जिसमें वो क्या बताता है कि समय ही है इस दुनिया में जो इमोर्टल है, जो अनश्वर है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि इंसान की जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मोडगोन की ख़त्म हो चुकी है। द पोइट हैज़ मेड यूज ऑफ मैनी इफ़ेक्टिव पोइटिक डिवाइसेस। तो देखिए पोइट ने यहाँ पर बहुत सी इफ़ेक्टिव होता है जो किसी वस्तु पर, किसी इंसान पर गहरा प्रभाव डालती है, वो होता है इफ़ेक्टिव। तो इसमें पोइट ने यूज किया है बहुत सी, मैनी मीन्स बहुत सारी, इफ़ेक्टिव प्रभावशाली, पोइटिक काव्यात्मक जो कवि से रिलेटेड है, पोएम से रिलेटेड है, पोइट्री से रिलेटेड है, काव्यात्मक डिवाइसेस का। डिवाइसेस होती हैं यंत्र, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज किया है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिसने कि इस पोइम को और ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया है कि ये पोइम लोगों पर अपना इम्प्रेशन जमा पाई है। अब वे डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस पोइटिक डिवाइस का यूज पोइट ने यहाँ पर किया है। तो वो डिवाइसेस है इमेजरी। इमेजरी होती है इमेज जो हमारी आंखों के सामने एकदम से बन जाती है, कि कैसे हमारी आंखों के सामने इस पोइम को पढ़ते पढ़ते एक इमेज बन जाती है। पर्सोनिफिकेशन, और पोइट ने यूज किया है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, यानी कि एक इंसान की तरह व्यवहार करती है जब कुछ लाइंस। एलिट्रेशन, जब एक ही लेटर का, एक ही वर्ड का बार बार यूज होता है, एक ही लेटर का जब बार बार यूज होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो इन डिवाइसेस का पोइट ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी पोइट्री के अंदर यूज किया है टू मेक हिज पोइम द सुपर्ब वन, ताकि वो इसे सुपर्ब बना सके, इस
पोइम को और अधिक प्रभावशाली बना सके, प्रसिद्ध बना सके।